हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सीए रोहित सेठी। आज के इस वीडियो में आपको रिवाइज करवाने वाला हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, दैट इज प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट। बहुत ही छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हमने इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यह समझना है कि प्रोविजन क्या होता है। बेसिकली प्रोविजन एक ऐसी लायबिलिटी होती है जिसको मेजर करने के लिए हमें एक सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन यूज करना पड़ता है। बेसिकली एक ऐसी लायबिलिटी जिसको मेजर करने के लिए आपको एस्टिमेशन की जरूरत पड़ जाए, वो प्रोविजन बन जाता है, राइट। प्रोविजन की डेफिनेशन में आने के लिए आपको तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है। कंडीशन नंबर 1, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए ड्यू टू पास्ट इवेंट, यानी कि पास्ट में कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से आपके पास करंट में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। अब बात आती है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब यह है कि आज की डेट में आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि हो सकता है आपको पैसे देने पड़े। अब यहां पर जब बात आ जाती है हो सकता है, तो ये हो सकता है तो कितना परसेंट होना चाहिए, तो यहां पर प्रोबेबल होना चाहिए कि आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। प्रोबेबल का मतलब ये हो गया कि आपका कैश जो है उसका आउटफ्लो होना है, ये होना चाहिए। अब बात आती है प्रोबेबल का मतलब क्या है। क्या 20% प्रोबेबिलिटी चलेगी? द आंसर इज नो। यहां पर प्रोबेबल का मतलब है कि मोर लाइकली होना चाहिए, यानी कि 50% से ज्यादा लाइबिलिटी जाने के चांसेस होने चाहिए। अगर 50% से ज्यादा चांस है तो आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा है जी, आपके पास एक रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए, क्योंकि बिना अमाउंट के आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपके पास एक रिलायबल एस्टिमेट भी होना चाहिए। तो सिंपल सा फंडा क्या है, प्रोविजन की डेफिनेशन में वही आएगा जिसमें एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो ड्यू टू पास्ट इवेंट, आपके पास एक रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए और प्रोबेबल होना चाहिए कि आउटफ्लो ऑफ कैश होगा ड्यू टू दैट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, राइट। अब जो आपके प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है वो दो तरीके के हो सकते हैं, लीगल और कंस्ट्रक्टिव। लीगल यानी कि आपको सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा डिसीजन आ गया जिसकी वजह से आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। लेट्स से सरकार ने बोल दिया कि अब आपको अपने सारी फैक्ट्रीज में स्मोक फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे। अब स्मोक फिल्टर आपकी फैक्ट्री में पहले नहीं थे, सरकार ने बोला कि भाई 2 साल के अंदर अंदर लगा लो। अब आपको 2 साल के अंदर अंदर स्मोक फिल्टर लगाने का खर्चा करना पड़ेगा, तो इट्स बेटर आप आज की डेट में उसका क्या बना लीजिए, प्रोविजन, राइट। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो सरकार आप पर इंपोज कर देगी और आपको करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर लीगल कंस्ट्रक्टिव, या बेसिकली लीगल प्रोविजंस, लीगल ऑब्लिगेशंस। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस वो होते हैं जो बेसिकली आपने खुद अपने ऊपर बनाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को वारंटी दे दी, तो उस वारंटी के ऊपर आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अगर आपने किसी को बोला कि भाई चले तो ठीक है वरना रिफंड ले लियो, तो आपको रिफंड के लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा। सिमिलरली गारंटी के लिए भी हो सकता है आपको प्रोविजन बनाना पड़े। तो सिंपल सी बात है, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन जो सरकार की तरफ से आएगा या कोर्ट की तरफ से आएगा, और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन जो आपने खुद अपने ऊपर डाला है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें से पहला पॉइंट यह है कि आपको हर साल अपना प्रोविजन का अमाउंट जो है वो रिव्यू करते रहना। अगर प्रोविजन के अमाउंट में कोई भी चेंज आया है तो आपको उस चेंज को, एस्टिमेट को, चेंज इन एस्टिमेट को अपने पास लगाना है। दूसरा, अगर अगले साल आपने सैलरी पे करनी है, ये बात आपको आज पता है, पर पे आपने नेक्स्ट ईयर करनी है, तो क्या सैलरी का भी प्रोविजन बनाना है? तो याद रहे, ऑपरेटिंग लॉसेस के या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का आपको कोई प्रोविजन नहीं बनाना, क्योंकि ये सब पास्ट इवेंट की वजह से नहीं होते, ये सब फ्यूचर इवेंट की वजह से होंगे। यानी कि अगर आपको सैलरी फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी, दैट इज बिकॉज कि आप फ्यूचर में उन एम्प्लॉइज की सर्विस लोगे, तो आपको तभी सैलरी पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हो गया कि ऑपरेटिंग लॉसेस से रिलेटेड आपको कोई प्रोविजन बनाना नहीं है। इसके बाद अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, तो उस लॉन्ग टर्म प्रोविजन को आपने बनाना है प्रेजेंट वैल्यू पे, यानी कि अगर कोई भी ऑब्लिगेशन आपका लॉन्ग टर्म में जाकर है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू पे उसका प्रोविजन बनाना है और हर साल उसकी प्रेजेंट वैल्यू को अपडेट करना है। अगर आपके पास कोई ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो अवॉइड नहीं हो सकते। लेट्स से आपने किसी से रेंट एग्रीमेंट कर लिया और रेंट एग्रीमेंट में लिखा है कि आप 6 महीने तक छोड़ नहीं सकते। अगर आप 6 महीने तक छोड़ोगे तो आपको उसे 6 महीने का रेंट देना पड़ेगा, तो यहां पर आपको 6 महीने का रेंट देना ही पड़ेगा, चाहे आप उस प्रॉपर्टी को यूज करो या ना करो, तो आपको उसका भी प्रोविजन बना लेना चाहिए। इसे हम बोलते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। इसके बाद बेटा, अगर आपकी कोई रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट लगने वाली है, आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आपकी जेब से रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट आने वाली है, तो इन दैट केस आपको रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का भी प्रोविजन बना लेना चाहिए। इसके बाद बारी आती है कंटिंजेंट लायबिलिटी की। बेटा, देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। प्रोविजन के अंदर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना होने से। इसका मतलब 50% से ज्यादा चांस होता है कि ये चीज होगी। कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर 50% चांस नहीं होता, 50 या 50 से कम होता है। तो जहां पर भी देखो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कंटिंजेंट लायबिलिटी में भी होगा, प्रोविजन में भी होगा। पास्ट इवेंट कंटिंजेंट लायबिलिटी में भी होगा, प्रोविजन में भी होगा। लेकिन प्रोविजन में प्रोबेबल आउटफ्लो होता है, यानी कि यहां पर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ना जाने से। लेकिन यहां पर कंटिंजेंट लायबिलिटी में आपके जाने के चांसेस जो होते हैं
एज कंपेयर टू ना जाने से इक्वल होते हैं या फिर उससे कम होते हैं, राइट। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी आपको बुक्स में डिस्क्लोज करनी होती है, फुट नोट्स में, यानी कि बैलेंस शीट के बिल्कुल नीचे। और कंटिंजेंट एसेट होती है कि यानी कि एक फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड है कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बेटा प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कि कंटिंजेंट एसेट को आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है कि हम प्रोविजन बनाएं या कंटिंजेंट लायबिलिटी बनाएं या कुछ ना करें, तो मैं आपको उसके लिए स्टेप्स बताता हूं। सबसे बढ़िया स्टेप है, आप सबसे पहले चेक करिए क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन विद पास्ट इवेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट है तो आप दूसरा चेक करेंगे कि प्रोबेबल आउटफ्लो है या नहीं है। अगर प्रोबेबल आउटफ्लो है तो आपके पास रिलायबल एस्टीमेट है या नहीं है। अगर रिलायबल एस्टीमेट भी है तो प्रोविजन बना लीजिए। वापस आते हैं, अगर आपके पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट है लेकिन नहीं है, लेकिन पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है यानी कि जा भी सकता है नहीं भी जा सकता। इन दैट केस आप ये देखिए कि परसेंटेज ऑफ श्योरिटी क्या है। अगर आपके पास परसेंटेज ऑफ श्योरिटी अवेलेबल है तो आप कंटिंजेंट लायबिलिटी बना लीजिए, और अगर आपके पास परसेंटेज ऑफ श्योरिटी भी नहीं है तो फिर आप कुछ मत बनाइए। अगर आपके पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और प्रोबेबल आउटफ्लो नहीं है तो इन दैट केस आपको परसेंटेज ऑफ श्योरिटी होगी तो आप कंटिंजेंट लायबिलिटी बनाइए, अदरवाइज कंटिंजेंट लायबिलिटी भी आप इग्नोर कर दीजिए। और अगर आपके पास रिलायबल एस्टीमेट है तो आप प्रोविजन बनाइए, और अगर आपके पास रिलायबल एस्टीमेट नहीं है तो फिर आप उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी के तौर पे शो कर दीजिए। बेटा ये जो चार्ट है आपके सामने, ये चार्ट आपको क्लियर बता देगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। इस चार्ट के बेसिस पे आप प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बेटा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वीडियो देख ली होगी, और मेरे साथ ये जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिवीजन की जर्नी है ये बहुत अच्छी रही होगी। कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट करके इस वीडियो के जरूर बताना कि पूरे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको कैसे लगे, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर ही सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।